भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं इस धरती को, राजा भोज की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा इको ज़्यादा हो रहा है भैया, सेट करो इसको। या देख लो माइक सेट कैसे करना है। धर्म नगरी, राजा भोज की नगरी, रानी कमलावती जी की नगरी को प्रणाम करता हूँ। कुशाभाऊ जी को प्रणाम करता हूँ और कुशाभाऊ जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो फाउंडेशन बनाया गया, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से अंशु शुक्ला जी को, उनके महामंत्री, सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद आप लोगों को देता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज अपने बहुमूल्य समय हमें देने आए हुए हैं, इसलिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे सामान्यतया मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जनरली 20-25 से ऊपर के लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आज बड़ी संख्या में मुझे 15 से 20, 15 से 25 वाले बहुत बड़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। आने वाले भारत के प्रबुद्ध नागरिक बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, स्कूल कॉलेजेस के छात्र बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। तो मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत वो ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी, इस पर बहुत गहन मंथन होगा। सोशल मीडिया में एक्टिव लोग बहुत, मुझे लग रहा है कि सारे जो यूथ हैं सब सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे, तो इस पर और चिंतन होगा। वंदे मातरम, हमने कहा वंदे मातरम। ये वंदे मातरम राष्ट्रगान है कि राष्ट्रगीत है? फिर से बोलिए, राष्ट्रगान है कि राष्ट्रगीत है? राष्ट्रगीत नाम की कोई चीज हमारे संविधान में है ही नहीं। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने वंदे मातरम नाम से गजल लिखी। वंदे मातरम से के नाम से मतलब वंदे आज़ादी का मूवमेंट इतना तेजी के साथ वंदे मातरम से चल रहा था कि एक टाइम में अंग्रेजों ने वंदे मातरम को कहना ही बैन कर दिया। वंदे मातरम को बोलना अपराध घोषित कर दिया। भारत का पहला जो तिरंगा झंडा डिजाइन किया था भीखा जी कामा ने, उस पे बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था। वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी गई थी। वंदे मातरम के नाम से मूवी बनी थी। पूरा का पूरा आज़ादी का मूवमेंट वंदे मातरम से चला था। और इवन कांग्रेस का शुरू का 5 अधिवेशन वंदे मातरम गा के ही शुरू हुआ था। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होता था वंदे मातरम गा के। जनगण मन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, एक भी बार नहीं बोला गया। लेकिन जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, चूंकि यहां पे ला के बहुत छात्र बैठे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा संवैधानिक बात कर लेता हूं और कुछ मिथ को भी ठीक करना जरूरी है। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तो ज्यादातर लोगों का कहना था वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होगा, नेशनल एंथम होगा। फिर डिस्प्यूट हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंटरवीन किया। उन्होंने बोला इस पे वोटिंग कराना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ सेकुलर लिबरल संविधान सभा में भी थे, वो कहते थे नहीं, जनगण मन रखो, वंदे मातरम थोड़ा कम्युनल है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, बोले ठीक है, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों हमारे नेशनल एंथम है। दोनों हमारे क्या हैं? दोनों हमारे क्या हैं? और 1971 तक दोनों को बराबर का दर्जा भी था। पार्लियामेंट की बैठक में आप देखिए वंदे मातरम गाया जाता है। लेकिन 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बना, तो बड़ी चालाकी से वंदे मातरम को छोड़ दिया, केवल जनगण मन को उसमें रखा। तो पाप तो बहुत हुए हैं भारत के साथ, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत और कई पापों पे बात नहीं कर पाऊंगा। आज मुख्य रूप से 5 महापापों पे बात करूंगा। और आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप संसदीय महापाप के नाम से गूगल पे सर्च करिए, आपको कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं।
ये हिंदुस्तान में भोपाल की धरती पे पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है जहां हम संसद में हुए महापापों की चर्चा करने जा रहे हैं। आज के पहले कभी संसद में हुए पापों पे चर्चा ही नहीं हुई। उन्नीस 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बनाया, वंदे मातरम को बाहर निकाल दिया। 1900 सायरा बानो का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला महिलाओं को सबको बराबर का भाई मेंटेनेंस दे दो, गुजारा भत्ता दे दो। उस जजमेंट को पलटने के लिए कानून बनाया गया, वो दूसरा महापाप हुआ। बहुत सारे महापाप हुए। तो उन महापापों पे जाने से पहले दो चार बेसिक बातें करते हैं। अगले 1-1.5 घंटे तक भाषण नहीं होगा, संवाद होगा। संवाद का मतलब जब मैं कुछ पूछूं तो आप बोलिएगा जरूर, तभी तो होता संवाद। और कार्यक्रम के अंत में 15 मिनट जैसा हमारे आयोजक ने रखा हुआ है कि क्वेश्चन आंसर भी होगा, तो क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। ये बताइए, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए, आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू खराब हो, बिल्डिंग सुरक्षित हो सकती है क्या? नाई बहुत अच्छा हो, उसका उस्तरा ठीक ना हो, आपकी सेविंग ठीक से हो सकती है क्या? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, उसकी दवा घटिया हो, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है क्या? उसी तरीके शासक बहुत अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो किसी समस्या का समाधान। जहां पे राजतंत्र हो, जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो तो तंत्र अच्छा चलेगा। लेकिन जहां लोकतंत्र हो, जहां रूल ऑफ लॉ हो, जहां कानून का राज हो, वहां कानून अच्छा होगा तो राज, और कानून घटिया होगा तो राज। कानून अच्छा तो राज अच्छा, कानून घटिया तो राज घटिया। क्योंकि भारत में किसका राज है? और वही घटिया है। कानून वहां घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूं राजा भोज की धरती पे कि राजा भोज को धर्मराज माना गया है। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज चलाते थे उसी तरीके राजा भोज भी राज चलाते थे। आज की डेट में बताइए, ईमानदार को पुलिस स्टेशन जाने से डर लगता है कि नहीं? कोर्ट कचहरी जाने से डर लगता है कि नहीं? और जिन विवादों का समाधान गांव के मोहल्ले के 5 सरपंच कर दिया करते थे एक दिन के अंदर, उस विवाद का समाधान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल, हाई कोर्ट में 10 साल, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल, 30 साल में होता है। क्यों? क्योंकि हम गुलामी के बाद हमने अपनी जड़ों को देखा ही नहीं। ऐसे लगता नफरत हो गई हमें। और इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। आप लोग गूगल पे 3 बीमारियों का नाम मैं बता रहा हूं, इसको सर्च करिएगा बाद में, अभी नहीं तो आपका ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बीमारी होती है नार्सिज्म, NARCISIM, नार्सिज्म। बाद में सर्च करिएगा, पत्रकार मित्रों से मैं कह रहा हूं, उसको भी आप बाद में सर्च करिएगा। दूसरी बीमारी होती है मैग्लोमोनिया, और तीसरी बीमारी होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम। हमारे अधिकांश जो इस देश के भाग्य विधाता थे, इन तीनों में से किसी न किसी एक बीमारी से ग्रसित थे। कुछ नार्सिज्म से पीड़ित थे, कुछ को मैग्लोमोनिया हो गया, और कुछ को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया था। और सामान्यतया राजनीति में होता है, ये 3 बीमारियां होती हैं। नार्सिज्म में व्यक्ति लगातार अपना वो चेहरा देखना चाहता है, अपने आप को विकराल दिखाना चाहता है, अपने आप को भव्य दिखाना चाहता है, वो चाहता है जहां जाए वो दिखता रहे, जिसको कहते हैं छपास की बीमारी, दिखास की बीमारी। स्टॉकहोम सिंड्रोम में जिससे वो पीड़ित होता है उसी से प्यार हो जाता है। तो जैसे इतने दिन मुगलों से पीड़ित थे तो मुगलों के नाम से प्यार हो गया। अकबर रोड अच्छी लगती है, बाबर रोड अच्छी लगती है, हुमायूं रोड अच्छी लगती है, जहांगीर रोड अच्छी लगती है, औरंगजेब रोड अच्छी लगती है। उसको परिवर्तन करने का भी उनको मन नहीं हुआ। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम।
और एक होती मैग्लेमोनिया, वो उसमें अपने आप में खोया रहता है, अपने आप में खोया रहता है, अपने आप में खोया रहता है। 3 बीमारियां हैं, मेंटल बीमारियां, मेंटल डिजीज हैं ये। घर परिवार में यहां पे बहुत सारे लोग हैं, आप अपने बच्चे को 500 रुपए देते हैं, अगले दिन वो 500 रुपए मांगता है, तो आप हिसाब मांगते हो कि नहीं मांगते हो? जरा जोर से बोलिए। नहीं मांगते। चलिए अच्छी बात है, आप नहीं मांगते, बहुत अच्छी बात है। अगर मतलब पर डे वो 1000-2000 रुपए मांग रहा है, आप लगातार देते जाएंगे, हिसाब मांगेंगे? हमने ये काम अपने घर में तो किया, लेकिन ये काम शासन व्यवस्था में नहीं किया। टैक्स देते रहे, व्यापारी वैट देते रहे, पता नहीं क्या क्या देते रहे, आजकल जीएसटी देते रहे, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स देते रहे। जो जिस काबिल है उतना टैक्स दे रहा है, कोई 1 लाख टैक्स दे रहा है, कोई 5 लाख टैक्स दे रहा है, कोई 10 लाख टैक्स दे रहा है, कोई कुछ टैक्स दे रहा है। लेकिन हमने जो टैक्स दिया, उस टैक्स का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, उस पर कभी चिंतन नहीं किया। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जैसे ड्राइवर की ड्यूटी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, मिस्त्री की ड्यूटी है अच्छी तरीके भवन बनाना, डॉक्टर की ड्यूटी है अच्छी तरीके इलाज करना, नाई की ड्यूटी है अच्छी तरीके हजामत बनाना, बाल बनाना, वैसे सांसद विधायक की ड्यूटी क्या है? अच्छी तरीके कानून बनाना। संविधान में सांसद विधायक को लॉ मेकर कहते हैं, कानून निर्माता कहते हैं। अब सवाल यह है, आपका बेटा रोज आपसे 1000 रुपए ले और कोई काम न करे, तो कहेंगे अभी मक्कारी कर रहा है। 1000 रुपए ले, थोड़ा बहुत काम कर दे, तब भी कहेंगे अरे भाई थोड़ा इतना डेली पैसा लेते हो लेकिन तुम्हारा आउटपुट कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? और रोज वो पैसा ले और ऊपर से घर परिवार की नाक डुबोने वाला काम करे, घर परिवार के खिलाफ काम करे, तो उसको क्या कहेंगे? नालायक। हमारे संसद में एक नहीं 1 दर्जन बार भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए गए, भारत की सभ्यता को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए गए, भारत को जातियों के आधार पर तोड़ने के लिए कानून बनाए गए, भारत को भाषा के आधार पर तोड़ने के लिए कानून बनाए गए, भारत में जाति का जहर और मजबूत करने के लिए कानून बनाए गए।